I hope you all are well. So here we are going to do some practice questions. जितना सिलेबस अभी तक हमने नेट एग्जाम का कवर कर लिया है उस सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर मैंने बहुत से एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हैं. प्रैक्टिस है, पेपर में इनमें से कुछ आए भी हैं और चांसेस होगा कि आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे. सो विद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रैकिंग JRF नेट, let's start our practice of this MCQ questions. So the very first is, which mode of entry involves the purchase of foreign products from bringing them into one's home country? कौन सी ऐसा मोड है जिससे हम दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं और अपनी कंट्री में लेके आते हैं? ऑप्शंस आर लाइसेंसिंग, इंपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. देखिए, लाइसेंसिंग में आप उनके प्रोडक्ट्स नहीं लेके आते हो, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको ट्रेडमार्क या राइट मिल जाता है उनके सेम जैसे प्रोसेस को यूज करने का. जॉइंट वेंचर में आप दूसरे के साथ मिलके एक अपने खुद की एक बिजनेस सेटअप करते हो और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है. इंपोर्टिंग एक ऐसा वे है जिससे कि आप दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में लेकर आते हो. सो द मोड ऑफ एंट्री इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स इज योर इंपोर्टिंग. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Okay, coming to the next question, which of the following is the method of acquiring competitive advantages? मीन्स दूसरी कंट्री में जो कंपटीशन चल रहा है या कंपटीशन फेस करने में इनमें से कौन सा मेथड है जो आप कंपटीशन को फेस करने में एडवांटेज होगा? डिक्रीजिंग प्रॉफिट होने से, इनसफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स होने से, मर्जर किसी के साथ मिल जाने से, या सेल्स को कम करने से. सो ऑप्शन करेक्ट इज योर ऑप्शन सी अगेन, मर्जर. आप किसी के साथ मर्ज हो जाओगे तो क्या होगा? कंपटीशन को फेस करने में इजी रहेगा, रिस्क कम हो जाएगा. Next, question number 3. In which of the following modes of entry into foreign markets are risk and profit potential the highest? Means इनमें से कौन से तरीका जिसमें आप फॉरेन मार्केट में एंटर करते हो वहां पर रिस्क भी हाई रहता है प्लस प्रॉफिट भी हाई रहता है. प्रॉफिट एंजॉय करोगे तो बहुत हाई रेट का एंजॉय करोगे, अगर रिस्क फेस करोगे तो वो भी बहुत हाई अमाउंट का करोगे. कैसा, कौन सा वे है? इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करना, कि ज्वाइंट वेंचर? सो देखिए, जब आप ज्वाइंट वेंचर करते हो तो इसका मतलब रिस्क फेस कर रहे हो. अपना सामान कहीं बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो आप एक्सपोर्ट इसी पर्पज से करते हो ना, बाहर प्रॉफिट है, रिस्क के हिसाब से तो नहीं करते. इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है? आप किसी कंपनी द्वारा थ्रू, बीच में मीडिएटर होता है तो आप यहाँ पे भी रिस्क डिवाइड कर लेते हो. बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, अपना पैसा दूसरी मार्केट में लगाना, कई ये भी हो सकता है प्रॉफिट भी मिल जाएगा और चांसेस रिस्क के भी है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पर आपके रिस्क के भी चांसेस बनते हैं और प्रॉफिट के भी चांसेस बनते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बच्चे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज, which is the most appropriate mode of entry in international business to an enterprise with little experience of international market? ऐसा एंटरप्राइज जिसको इंटरनेशनल मार्केट का बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, अभी तक बाहर इंटरनेशनल बिजनेस करने में उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, तो कौन सा मेथड उसके लिए बेस्ट रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस में स्टेप लेने का? एक्विजिशन करना, एक्सपोर्टिंग करना पहले, स्ट्रेटेजिक अलायंस करना, या ज्वाइंट वेंचर करना किसी के साथ? सो देखिए बच्चे, ज्वाइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक्विजिशन, ये तीन ऐसे हैं कि इनके साथ आपको दूसरे के साथ मिलके काम तो करना ही पड़ेगा. लॉस हुआ तो वो भी फेस करना पड़ेगा, बट एक्सपोर्टिंग इज ओनली वे. जब आपको प्रॉफिट दिखता है तभी आप करोगे. जब बाहर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को लॉस फेस करना पड़ सकता है, चांसेस है, तो क्यों एक्सपोर्ट करोगे? अपनी कंट्री में ही करोगे ना आप. सो एक्सपोर्टिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट. इट इज द मोस्ट बेस्ट method of entering in international business. Then the next question is, trade occurs as a result of. ट्रेड किस वजह से करते हो आप? क्या होता है? चॉइस डिफरेंस होता है, हैबिट डिफरेंशियल होता है, टेस्ट डिफरेंशियल होता है, रिसोर्स डिफरेंशियल्स होते हैं. देखिए, जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, दूसरी कंट्री में सामान बेचना या अपनी कंट्री में लाना, तो मेन आप तब करते हैं वो जब आपका रिसोर्सेज की कमी होती है. ठीक है ना. आप ऑयल प्रोडक्ट्स देखिए बच्चे, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं? ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. यही करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ पर ऑयल की कमी है ना. हम यहाँ से अपने यहाँ से स्पाइसेस बाहर क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन में होता है ना. तो क्या है, बाहर की कंट्रीज में स्पाइसेस कम है तो वो स्पाइसेस को इंपोर्ट करते हैं, इसलिए रिसोर्सेज जो चीज कम है वही चीज
किस चीज को रिजल्ट में आती है, ट्रेड के रिजल्ट में आती है। अगर ट्रेडिंग तभी तो बढ़ी थी, आपने देखा हो स्टार्टिंग में जब इंग्लिश लोग हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा था, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल एंड यहाँ के स्पाइसेस, हमारे यहाँ पे स्पाइसेस और टेक्सटाइल बेस्ट क्वालिटी में है, तो उन्होंने वो चीज एक्सपोर्ट करी, मतलब अपनी कंट्री में ले गए। तो यहाँ उनको इस चीज की अबंडेंस दिखी और अपनी कंट्री में उन्होंने देखी इस चीज की बहुत ही लैकनेस है, लैकिंग करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे took that product, that is resource differential. So option D is correct. Next, regional integration should note, ये इस पे फोकस कीजिए, should note। रीजनल इंटीग्रेशन मतलब जब आप रीजन की वजह से किसी के साथ इंटीग्रेट करते हो, मिलते हो, तो वो क्यों मिलते हो, शुड नॉट बिल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स एट रीजनल लेवल, ये तो इसका नहीं है, इसमें तो होता है आप एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स करते हो। यू स्ट्रेंथन ट्रेड इंटीग्रेशन इन द रीजन, ये भी आप करते हो। कंट्रीब्यूट टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन, ये भी आप करते हो। ब्रेक टाइज विद अदर कंट्रीज, क्या रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप दूसरी कंट्रीज के साथ टाई ब्रेक कर लो, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। सो नोट मींस ये ऑप्शन इसकी करेक्ट जाएगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मींस रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं होता, शुड नॉट ब्रेक टाइज विद अदर कंट्रीज। ओके बच्चे, नाउ द नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन and concentrating on marketing operation in international business is known as, जब आप प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट ऑपरेशंस को कंसंट्रेट करके देखते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस का कौन सा मोड है, लाइसेंसिंग मोड है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जॉइंट वेंचर है या नन, क्या है। जब आप देखते हो कि हमें प्रोडक्शन भी करवानी है बाहर और बाहर की मार्केटिंग ऑपरेशंस को भी देखना है, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, इज ऑप्शन बी। ऑलराइट बच्चे, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following does the domestic manufacturer gives the right to use intellectual property such as patents and trademarks to the manufacturer in the foreign country for a fee? आप फीस देते हो, उसके बदले में जो वहां का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मींस जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स यूज करने का आपको एक राइट दे देता है, ही गिव्स राइट टू यूज इन केस ऑफ अ फी। तो ये कौन सा मेथड हमने पढ़ा था, याद कीजिए जल्दी से, लाइसेंसिंग में किया था, ज्वाइंट वेंचर में किया था, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में किया था, नन ऑफ दीज। सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ज्वाइंट वेंचर में आप दोनों ही मिलके एक नई एंटिटी बताते हो, दैट इज लाइसेंसिंग, आपको एक लाइसेंस मिल जाता है फॉर राइट टू यूज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन two or more firms come together to create a new business entity that is legally separable and distinct from its parents, जब आप दो फर्म्स इकट्ठी आ जाती हैं क्या करने, टू क्रिएट अ न्यू बिजनेस एंटिटी, भी हम एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी बनाएंगे जो कि हमारे जो दूसरे बिजनेसेस हैं, खुद के ओन बिजनेस है, उनसे सेपरेट रहेगी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पेरेंट, पेरेंट से अलग रहेगी, पेरेंट्स अलग ही, उनका अलग चल रहा है। तो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, नो। ज्वाइंट वेंचर, यस। लाइसेंसिंग तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, लाइसेंस मिलता है। फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइजर के जो बिजनेस होता है आपको उस बिजनेस को सेटअप करना पड़ता है, तो आंसर इज योर joint venture, option C is correct. Okay, then which one of the following modes of entry brings the firm closer to the international market? कौन सा एक मेथड है जिससे क्या होता है कि ये आपको इंटरनेशनल मार्केट के और क्लोज लेके चले जाते हैं, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या जॉइंट वेंचर, जल्दी से बताइए बच्चे। दैट इज जॉइंट वेंचर्स, जब आप दूसरी कंट्री में वहां के ही जो बेस्ड एंटिटी है उसके साथ मिलके एक सेपरेट एंटिटी बनाओगे तो दोनों ही कंट्रीज की जो मार्केट्स हैं वो पास में आएंगी, दे ब्रिंग क्लोजर टू इंटरनेशनल मार्केट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोड ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस विद लीस्ट रिस्क टू द फर्म इज, कौन सा ऐसा मोड है जिसमें आप बहुत ही कम रिस्क के साथ एंटर कर सकते हो। हर मेथड में रिस्क ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इसमें आपको बिल्कुल कम रिस्क मिलेगा। डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स में तो बच्चे क्या है, आपको थोड़ा रिस्क मिल सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स में आपको रिस्क नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप इनडायरेक्टली करते हो तो रिस्क तो बिल्कुल लीस्ट अमाउंट का होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन अंडर फ्रेंचाइजिंग प्रोडक्शन इज डन बाय, फ्रेंचाइजिंग में जो प्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू की जाती है, फ्रेंचाइजर के थ्रू,
बिल्कुल भी नहीं करता। फ्रेंचाइजर किसको देता है प्रोडक्शन का राइट? फ्रेंचाइजी का, जो अदर पर्सन है फ्रेंचाइजी वो प्रोडक्शन करता है। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें से कौन सा होगा? फ्रेंचाइजी अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टैंडर्ड्स करता है, या विद इंग्रेडिएंट्स सप्लाइड बाय द फ्रेंचाइजर, जो फ्रेंचाइजर्स उनको इंग्रेडिएंट्स देता है उनके अकॉर्डिंग करता है, इन कंफर्मिटी विद द स्टैंडर्ड्स सेट बाय फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं फ्रेंचाइजी उन्हीं के अकॉर्डिंग करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द फ्रेंचाइजी अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स उसके खुद के होंगे, बस हाँ उससे बिजनेस का एक राइट ले लेता है। सो नेक्स्ट इज, so the question first is, Dash is an economic system based on the principle of free enterprise. तो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा जो उनसे फ्री एंटरप्राइज है, जहां पर गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, एंड इट इज फ्री टू स्टार्ट। तो ऐसे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था बच्चे? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का ही अनदर नेम है फ्री एंटरप्राइज। एज यू कैन सी वी हैव 4 ऑप्शन: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड मार्क्सिज्म। तो इनमें से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज कैपिटलिज्म। नाउ कम टू सेकेंड, डैश कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो हमने ऐसा कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का टाइप किया था जिसके अंदर ये सब पार्ट्स थे उस एनवायरनमेंट के? दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, राइट? So business environment, natural environment, economic environment and legal environment में से economic environment consists of economic conditions, economic policies, industrial policies and economic system. right? समझ में आ रहा है? Now the third question is, जो बहुत बार एग्जाम्स में भी आया है और देखा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। एन एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। देखिए बात किस चीज की हो रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी या एनालिसिस करने से हमें किस चीज का पता चलता है? हमारी स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज का, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स का, या थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज का। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? दैट इज थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैंने जस्ट आपको बताया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी करने से या उसकी एनालिसिस ड्रॉ करने से व्हाट वी कम टू नो, हमें क्या आइडेंटिफाई होता है? थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ आवर बिजनेस। Now here is the fourth question of session. These are the forces in the company's immediate environment that affect the performance of company. कंपनी की परफॉर्मेंस इन फोर्सेस की वजह से, या इन कंपनीज के अंदर जो फोर्सेस होती हैं कंपनी की परफॉर्मेंस में जो अफेक्ट करती हैं, कौन सा एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट करता है? मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो, टेक्नोलॉजी या नेचुरल? सो द इम्पॉर्टेंट वन इज द मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट जो होती हैं ये फोर्सेस होती हैं जो कंपनीज के इमीडिएट एनवायरनमेंट की वजह से परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को बहुत अफेक्ट करती है। मैक्रो में हमारे सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात आती है। ऑल राइट, देन द लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करिएगा। डैश इज कंसर्न विद ऑल रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। हमने देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो हमने सब पार्ट किया था, तो हमने ये देखा था विच एनवायरनमेंट इज कंसर्न विद ऑल रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल। मीन्स टैक्सेशन, रेवेन्यू का ये एक इनकम सोर्स है टैक्सेशन का। बताइए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पड़ा है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर, कैश पॉलिसी के अंदर, की नन ऑफ द अबव? सो द आंसर इज फिजिकल पॉलिसी। Fiscal policy is concerned with all revenue through taxation and deciding the level and pattern of expenditure. Taxation, revenue and expenditure हम पढ़ते हैं fiscal policy के अंदर। बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। So question first is, dash means marketing, distribution and sale of goods or provision of services through a network of sellers. सेलर्स के एक नेटवर्क से आप मार्केटिंग भी करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हो, गुड्स को सेल भी कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अदरवाइज थ्रू परमानेंट रिटेल लोकेशन। जस्ट आपकी एक रिटेल लोकेशन नहीं है। तो इनमें से बताइए क्या आंसर होगा? डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स, चेन बिजनेस होता है ये, या ये ओपन मार्केट होता है? सो द आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग। ओके, option A is correct. Direct selling means marketing, the distribution and sale of goods through a network of sellers.
Coming to the next question, which consumer right is not guaranteed under the Consumer Protection Act 2019? तो जो अभी जस्ट हमने सारे राइट्स डिस्कस किए हैं उनमें से आपको कौन सा राइट नहीं दिख रहा है इसमें? राइट टू चूज, ऑब्वियसली इट इज देयर. राइट टू बी हर्ड इज देयर. राइट टू सीक रिड्रेसल भी होता है. ओनली द ऑप्शन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज incorrect. So which consumer right is not guaranteed? Right against exploitation is not guaranteed. Okay, so the next is, what is the fiscal jurisdiction of district commission? Means district commission की केस हैंडल करने तक की लिमिट कितनी है, कितने वैल्यू तक के गुड्स की कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपने अंदर लेते हैं? सो द आंसर इज फर्स्ट लेट्स सी ऑप्शन, अप टू 1 करोड़, अप टू 10 करोड़, अप टू 5 करोड़, और इट्स अबव 10 करोड़. तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो होगी ही नहीं अबव 10 करोड़. सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो 2019 एक्ट के अंदर लिमिट है दैट इज अप टू 1 करोड़. ओके, नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन. स्टेट गवर्नमेंट, इफ इट डीम्स फिट, establish more than one district commission in a district. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, देखिए उन्हीं की अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट कमीशंस को बना सकती हैं. सो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है कि वो मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्रिएट करे? इज इट ट्रू और फॉल्स? सो योर ऑप्शन इज ट्रू, फॉल्स, और ओनली वन डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी एस्टेब्लिश्ड. सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट फोरम एस्टेब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, और नन ऑफ द अबव. तो जल्दी से बताइए, मैंने क्या बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? if it deems fit, establish more than one district commission. अगर उनको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन की नीड है, they can go for that, and yes, they have the authority. So the particular statement you can see is true. Option A is correct. Now moving to the last one, when the seller manipulates the price, it is known as. सेलर के द्वारा जब प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, मींस उन्हीं के द्वारा प्राइस को सेट किया जाए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैनिपुलेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ऑल ऑफ द अबव. जल्दी से आंसर दीजिए. मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन पे जाएंगे, मैनिपुलेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, बट नो, द आंसर इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. रेस्ट्रिक्शन, उन्होंने अपने खुद का कंट्रोल कर लिया है प्राइस के ऊपर, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस उनके अकॉर्डिंगली हो रही है. सो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. राइट बच्चे? Here is the first question. Name the authority that regulates the foreign exchange in India. तो याद कीजिए बच्चे, बिल्कुल मैंने सेशन की स्टार्टिंग में आपको बताया है कि फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया की जो अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट करती है, इनमें से ऑप्शंस देखिए: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, सेबी. बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो होते हैं बच्चे, वो होते हैं ऑफिशियल्स, ओके, जो उसको सुपरवाइज करते हैं. बट अथॉरिटी की बात की गई है तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी किस अथॉरिटी के अंदर आएंगे? आरबीआई. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, आरबीआई इज द अथॉरिटी दैट रेगुलेट्स द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू. ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेट एग्जाम में आया हुआ है वो है, फेमा हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसने सेशन बहुत ध्यान से सुना है पता है उन्हें कि हेड ऑफिस फेमा का कहां पर है. हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलोर और न्यू दिल्ली. इट्स द कैपिटल न्यू दिल्ली में हमारा फेमा का हेड ऑफिस है. ऑल राइट, देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन. फोर्स हो, इनेक्टेड हो, दोनों की बात एक होगी. तो ये कब आया, कौन सी डेट है? 1 मई 1999, 1 जून 2000, 1 जून 1999 एंड अगेन 1 अक्टूबर 1999. तो जल्दी से अपने ऑप्शंस लिखिए फटाफट. इट्स 1 जून 2000. ये डेट थी बच्चे जब हमारा जो फेमा एक्ट है वो इनेक्ट हुआ है या फिर फोर्स में आया है. ऑल राइट, देन नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 is the objective of the act is to dash and for promoting the ordinary development and maintenance of the forex market in India. So इनमें से बताइए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जिससे कि हम जो हमारी फोरेक्स मार्केट है उसको प्रमोट करें और उसकी ऑर्डरली डेवलपमेंट और मेंटेनेंस होती रहे. तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड करता है हमारा फेम एक्ट? फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स,
Second is it to promote the orderly development of foreign exchange market in India, or to promote the maintenance and foreign exchange markets? Okay, these two options are the same, और answer is all of these. तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आएगा हमारा आंसर? It's all of these. ये सब बातें ली गई हैं for the development and maintenance of forex market. All right, which is all of these is the answer. Coming to the last question, which of the following is not an objective of FEMA? इनमें से FEMA का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? देखिए, अगर आप चार ऑप्शन पढ़ेंगे आप बिल्कुल ऐसे सोचेंगे कि चारों की चारों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट ऑब्जेक्टिव्स देखिए मैंने आपको सेपरेट करवाए हैं सेशन में. ये है कि फेमा में ये इंक्लूड हो सकता है बट ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑब्जेक्टिव होते हैं जो स्पेसिफिकली ले डाउन है और वो फेमा का टारगेट है अचीव करना. ऑलराइट, सो लेट्स रीड. First is removal of restrictions on role of foreign exchange for the purpose of capital account transaction. Second is orderly development of foreign exchange market. देखो ये तो पक्का ही है कि मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर है नॉट एन ऑब्जेक्टिव, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव, ये पक्का है. फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, बिल्कुल जब हम फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहे हैं तो किस लिए कंट्रोल करें कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बढ़े. मेकिंग डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मच मोर लिबरल. आई टोल्ड यू कि जो फेमा एक्ट है एज कंपेयर टू फेरा एक्ट बहुत ही लिबरल था, लिबरलाइज्ड पॉलिसी थी. सो ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव रहे हैं. द वेरी फर्स्ट दैट इज रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ड्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये फेमा का ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑलराइट, ये अभी तक इसका ऑब्जेक्टिव नहीं बना है. ठीक है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 1 says what is meant by phrase CSR. आज का हमारा जो मेन टॉपिक ही है वही आपको बताना है कि CSR की फुल फॉर्म क्या होगी. ऑप्शंस आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. Obviously very easy, it's corporate social responsibility. CSR stands for corporate social responsibility. Option A is correct. Moving to the next question, what is ethics to do with? हम corporate social responsibility में क्या करते हैं? रूल्स एथिक्स अपने बनाते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं. सो एथिक्स को क्या वाइडर कम्युनिटी, और एथिक्स डील विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, द बिजनेस ओनली, और इट हैज नथिंग टू डू. सो बताइए क्या है? एथिक्स कंप्लीटली डील विद राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट फॉर द बिजनेस एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर द बिजनेस. एथिकल स्टेप्स हर मैनेजमेंट को लेने होते हैं. ऑलराइट बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक, CSR represent a dash between business and society. हम देखिए CSR में सोसाइटी को इन्वॉल्व करके चलते हैं अपने बिजनेस के साथ. सो बिजनेस एंड सोसाइटी के बीच में कैसा रिलेशन है? एक सोशल क्लाइमेट है, स्पेशल क्लाइमेट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. सो इसका आंसर क्या होगा? CSR represents a social contract between business and society. आई होप आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन. एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही तो है बच्चे. कॉन्ट्रैक्ट है तभी तो हर बिजनेस को सोसाइटी के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी को कुछ देना है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ करना है. सो इट्स आंसर इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. राइट, ऑप्शन डी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. द practices of company for which it is accountable in relation to other parties are called. कंपनी की प्रैक्टिसेस वो क्या होती हैं जिससे कि वो दूसरे पर्सन के लिए या दूसरी पार्टीज के लिए अकाउंटेबल रहती है. ऑप्शंस आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यूज, कोड ऑफ एथिक्स, कल्चर. देखिए वैल्यूज और कल्चर को कुछ नहीं लेना है कंपनी से. कोड ऑफ एथिक्स होते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है, रूल, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. बट आप अदर पार्टीज के लिए कंपनी की वो प्रैक्टिसेस जो एक तरीके से अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको आपकी दूसरी पार्टीज के लिए, वेदर दे आर एम्प्लॉइज या वेदर दे आर कस्टमर्स, वेदर दे आर जनरल पब्लिक, वेदर दे आर द ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट या शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कोई भी है, उनके साथ आप डील किसके थ्रू करेंगे? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उनके थ्रू. Right, so option A is correct of question number 4. And today's the very last question is, which section of Companies Act 2013 made India the first country to mandate and quantify CSR expenditure?
आज के सेशन में मैंने इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है कि हमारे कंपनीज एक्ट में जो हमारा दिस पर्टिकुलर सेक्शन है वो डील करता है CSR एक्सपेंडिचर से। कोई भी कंपनी है जिसका एक्सपेंडिचर इस लिमिट से ज्यादा होगा उसको CSR के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो विच सेक्शन दैट? सेक्शन 132, सेक्शन 134, सेक्शन 135 और सेक्शन 137। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज सेक्शन 135। ओके, section 135 is the correct answer। that section 35 says that companies act 2013 के अंदर हर कंपनी को एक मैंडेटरी CSR एक्सपेंडिचर करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। Okay, so question number first is dash can be defined as any business that crosses the national borders of the country of its establishment। ऐसा बिजनेस जो नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर दे बच्चे। देखो ऑब्वियसली है नेशनल बिजनेस तो वो होगा ही नहीं, और सिंपल सी बात है नेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस। मर्केंटाइज और इंटेलेक्चुअल तो इसी के पार्ट्स होते हैं, है ना? So international business is the answer. Option B is the answer of this question. Coming to the next question, dash is not advantage of international business की ये advantage नहीं है। So low cost production ये इसकी advantage होती है क्योंकि large scale पर production करते हैं तो cost automatically कम हो जाती है। Second, large कस्टमर बेस, बिल्कुल ये भी इसके एडवांटेज है। जितना ज्यादा बिजनेस होता है कस्टमर्स भी उतने ही ज्यादा, इवन इंटरनेशनली इसमें कस्टमर होते हैं। देन डाइवर्सिफाइड रिस्क, बिल्कुल रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर देते हो, मतलब एक बिजनेस को एक्सपेंड करने के बाद उसका रिस्क आप अलग अलग जगह अलग अलग प्लेसेस पे डाइवर्सिफाई कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। सो दीज थ्री आर द एडवांटेजेस। मार्केट फोर्सेस इज नीदर एन एडवांटेज नॉर अ डिसएडवांटेज। सो ये लिंक अप ही नहीं कर रही है, सो इट्स नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट फोर्सेस। ऑप्शन बी, ठीक है। सो इसका क्रॉस मैंने ये इसलिए किया, नोट था, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी, राइट बच्चे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज international business conducted by the governments differs from that conducted by the private companies। जो गवर्नमेंट अपना इंटरनेशनल बिजनेस करती है और एक प्राइवेट कंपनी जो अपना इंटरनेशनल बिजनेस करती है वो आपस में कैसे डिफर है, कैसे डिफरेंशिएट है। तो फॉर्मर मींस गवर्नमेंट की बात करते रहे हैं। ऑप्शन ए, इज इन्वॉल्व ओनली इन फॉरेन एड ट्रांजैक्शन। ऑप्शन बी, दैट जो गवर्नमेंट बिजनेस करी है मेक्स फॉरेन सेल बट इज नॉट इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा भी नहीं है। मे नॉट नेसेसरीली अंडरटेक बिजनेस फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, ये हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जब भी लेके चलती है तो प्रॉफिट मोटिव को सेकेंड प्रायोरिटी रखती है। फर्स्ट इज ऑलवेज द वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इट्स कंट्री। सो यहाँ पर सेक ऑफ प्रॉपर्टी, यस ये हो सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इंटरनेशनल बिजनेस जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है वो प्राइवेट कंपनी से इस बात पर डिफर कर सकता है बिकॉज प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनका जो प्रायर मोटिव रहता है वो रहता है प्रॉफिट मेकिंग का, और गवर्नमेंट का रहेगा social motive, that is for benefit of the people। Now question number 4 is, by having business in different countries a firm reduces। जब एक बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज में फैलता है तो किस चीज की रिडक्शन हो जाती है, कौन सा रिस्क कम हो जाता है? पॉलिटिकल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क या बिजनेस रिस्क? देखिए बिजनेस रिस्क हर जगह रहेगा, आप चाहे अपने नेशन में बिजनेस करें इंटरनेशनल करें। फाइनेंशियल रिस्क भी रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कंट्री में आप बिजनेस करने चल जाओ तो वहां पे आपको कैपिटल इजीली मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। इवन जब आप एक्सपेंड अपना जो बिजनेस बाहर एक्सप्लोर करते हो, बाहर फ्लरिश करते हो, तो फाइनेंशियल रिस्क आपका थोड़ा बढ़ता है, ऐसा नहीं है, राइट। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क भी इवन अपनी कंट्री में अपनी गवर्नमेंट अपने ही लोगों को तो क्रेडिट इजीली दे देगी, बट दूसरे की कंट्री में जाके बिजनेस करना वहां पर क्रेडिट रिस्क और बढ़ जाता है। तो ये तीनों तो वही के वही है, इनमें कोई रिडक्शन नहीं है। बट यस पॉलिटिकल रिस्क जो है ये रिड्यूस हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पॉलिटिकल रिस्क कैसा कि अगर आपने डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस कर रखा है तो सपोज एक नेशन की गवर्नमेंट आपके फेवर में है और एक की डिसफेवर में, एटलीस्ट आपका एक कंट्री में तो रिस्क नहीं है,
तो इसलिए पॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया, एटलीस्ट थोड़ा कम तो हुआ। अगर आप एक ही कंट्री में रखते और वहां की गवर्नमेंट या वहां की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है कि आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पा रहा है, तो आपको पूरे बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता। बट अगर एक नेशन में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वहां पर वो चलेगा। सो पॉलिटिकल रिस्क इज द आंसर। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग मोड ऑफ बिजनेस एंट्री रिक्वायर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय फर्म इन अ फॉरेन वेंचर। मीन्स ये एक तरीके का बिजनेस होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करती है एक फर्म, बट वो किस में इन्वेस्ट करती है, जाके एक फॉरेन वेंचर में जाके करती है, एक ऑलरेडी फॉरेन जो पार्टनरशिप से बिजनेस बना हुआ है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्न की प्रोजेक्ट्स और जॉइंट वेंचर। देखिए फॉरेन वेंचर से आंसर आपको दिख रहा है, जॉइंट वेंचर इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जॉइंट वेंचर मीन्स आप जब जाके दूसरे के वेंचर में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज जॉइंट वेंचर। Question number 1 is globalization refers to first option lower income worldwide, बिल्कुल भी नहीं, ग्लोबलाइजेशन से इनकम बिल्कुल भी लो नहीं होती है। लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, not at all, globalization insteadly increase foreign trade, so it's not also the option correct. Then next is global warming and their effects, it's out of syllabus completely, so not at all. Then a more integrated and interdependent world, yes, globalization ने बहुत ज्यादा integration कर दी है बच्चे, और interdependent world, we are now depend on more technological things and on other countries trade. So globalization वाले question first में आपका option D is correct. Coming to the next question, globalization means that world trade and financial markets are becoming more integrated. ये एक statement given है आपको, ठीक है, इसमें बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि वर्ल्ड ट्रेड एंड फाइनेंशियल मार्केट्स अब आपस में इंटीग्रेट हो गए। यस, वी स्टडीड जस्ट इन द फर्स्ट क्वेश्चन, सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू without going to any other option. Just mark option A is correct. Coming to the third question, tax on imports is considered as an example of globalization में जब हम import export करते हैं, तो जब हम import अपनी country में कुछ भी सामान लेकर आएंगे जिससे टैक्स लगेगा, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, कोलेट्रल, ऑप्शन बी इज ट्रेड बैरियर, ऑप्शन सी इज फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन डी इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखिए फॉरेन ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, दीज आर टर्म्स, ओके, इनकी किसी डेफिनेशन की एक टर्म है। कोलेट्रल इसका एग्जांपल नहीं है, तो एक ये ट्रेड बैरियर है, एक ट्रेड रुकावट है। टैक्स हम जब इंपोर्ट्स पे लगा देंगे तो हम इंपोर्ट से बचेंगे, हम ट्रेड करने से रुकेंगे, तो ये एक रुकावट होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चे, क्वेश्चन 3 ऑप्शन बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। इनमें से चारों ऑप्शन में से बताइए ग्लोबलाइजेशन किस फैक्टर से प्रमोट होती है, एक्सटर्नल ट्रेड करने से, ट्रेड को स्मॉल स्केल या स्मॉल लेवल पर रखने से, ट्रेड एट लार्ज स्केल करने से, या इंटरनल ट्रेड करने से। देखिए इंटरनल ट्रेड से तो कोई ग्लोबलाइजेशन प्रमोट नहीं होती, इंटरनल ट्रेड से आप इंटरनली रह जाते, ग्लोबलाइजेशन इज मेकिंग इट टू द outer world. So your option A is correct, external trade, whether it is in small scale or in large scale, इससे फर्क नहीं पड़ता है, external trade promotes globalization, right? Coming to the very last question, Indian market has mainly become a dash market. ग्लोबलाइजेशन आने से इंडियन मार्केट कैसी मार्केट बन गई है, मोनोपोली मार्केट, सेलर्स मार्केट, मेनली द बायर्स मार्केट और मेनली कॉम्पिटिटिव मार्केट। At present bache, your option is buyers market, because now Indians are more dependent on foreign products and foreign services. We want branded products. आप किसी भी एग्जाम्पल को देख लीजिए, अब हम ब्रांडेड चीज या सर्विसेज या ईटेबल्स में, ड्रिंक्स में, ऑटो व्हीकल्स में, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन दी अदर कंट्रीज ब्रांड, सो वी आर बायर्स मार्केट, राइट। अपना टारगेट जीआरएफ का रखिए, नॉट ओनली जस्ट क्रैकिंग द नेट, जीआरएफ का टारगेट रखेंगे तो वो हमारा एक हायर चीज होगी, नेट तो खुद ही खुद हो ही जाएगा। ऑल राइट, सो ऑलवेज think of big dreams, big targets, right? Till then, have a good day. Stay tuned for the next session. Thank you.